रागिनी, तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट मीटिंग के लिए चलना चाहिए। काम फास्टर सीखोगी, ऑफिस के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। सर, जब मैं फील करूंगी कि मैं रेडी हूँ क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, तब मैं ज़रूर चलूंगी। एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग है आज। थैंक यू सर, बट नो सर, मैं इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, प्लीज़। गीता या काजल ने मुझसे डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था होटल में लंच मीटिंग का क्या मतलब होता है। वैसे काफी स्मार्ट हूं मैं सब। उतनी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। मालूम है मुझे, आप मुझे प्रेशराइज करके मुझसे कुछ निकलवाने के चक्कर में हैं। आप पुलिस वालों की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये, आई नो। लेकिन सर, इस वक्त आप मेरे साथ डेड एंड पर हो। मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर किससे मिलेगा? गीता या काजल? मुकेश चंद याद है आपको? उसने कौन सा नंबर यूज किया था? वो है कातिल? सर, मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की है और मेरी रीडिंग के हिसाब से मुकेश चंद के डिटेल्स यूज हुए हैं। फर्जी सिम बनाया गया है। वो तो सिर्फ बलि का बकरा था। सॉरी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम काफी स्मार्ट हो। फिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से ये तो जरूर पता चला होगा कि वो फर्जी सिम कार्ड किसने बनाया था। मेरी झूठी तारीफ झूठी आवाज में कर रहे हो सर। रागिनी, उस आदमी का नाम दो। दे तो दूंगी, पर आप यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन करना ना करना वो हम पे छोड़ दो। आप ये क्या कह रहे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवेक ने क्या तोड़ा? दिल, वादा या भरोसा? क्या गलत किया था विवेक ने तुम्हारे साथ? ये कैसा सवाल है सर? मैं उनकी एम्प्लॉय थी, वो मेरे बॉस थे और मैं बहुत मेहनत करती थी सर, बस इतना ही है। तो फिर किसके साथ गलत किया ऑफिस में? अफेयर करके किसे छोड़ दिया? सर, मुझे कैसे पता होगा? मैं अपने काम से काम रखती थी। काजल चौहान ने विवेक सर को मारने का प्लान बनाया था। पहले तुम गीता आशीष कह रही थी। सर, गीता आशीष गलत कैलकुलेशंस थे। गलत कैलकुलेशन क्यों कहोगी? सर, मैं गलत संभावना पकड़ के चल रही थी। होती है गलती 2 और 2 4 में, पर एक काजल के साथ कोई गलती नहीं हो सकती सर। मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है उसे सर। और क्या कैलकुलेशन की? सर, हमारे क्लाइंट हैं पूजा अपैरल्स। काजल उनका अकाउंट हैंडल करती है। जानते हैं, आगे? पूजा अपैरल से हैं आदित्य सिंह। आदित्य सिंह का क्या कनेक्शन है विवेक के मर्डर से? उन दोनों का अफेयर चल रहा है सर। तुम फिर गेम खेल रही हो खुद को बचाने के लिए? सर, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो खुद को क्यों बचाऊं? सर, मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ। जब आपका खबरी मेरा पीछा कर रहा था, तब मैं इस काजल को फॉलो कर रही थी। वो ऑफिस मीटिंग्स के अलावा बाहर मिलते हैं। विवेक सर के गायब होने के बाद रोज मिल रहे थे और दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। इस काजल का बड़ा भोला भाला चेहरा है सर, लेकिन आप उसके चेहरे पर मत जाइए, वो सिर्फ एक नकाब है। उस नकाब के पीछे एक चालाक प्लेयर छिपी हुई है। कैसी प्लेयर? गेम ऑफ लव सर। वो विवेक सर के साथ भी अक्सर बाहर जाती थी, कहने को मीटिंग्स, पर असलियत तो सिर्फ वो दोनों जाने। काजल, चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। और वो मुकेश चंद वाली बात? वो बस मेरा डिडक्शन था। पहले मुकेश चंद के नाम पे फर्जी सिम, फिर विवेक सर को फंसाया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर दफनाया जाता है, और फिर उनकी कार को किसी रोड पे पार्क कर दिया जाता है। पर आप लोगों को पता लगाने में इतना समय लगा। सर, इंग्लिश में इसे इंट्रैपमेंट कहते हैं। काफी जानकारी रखती हो तुम परफेक्ट क्राइम के बारे में। बचपन से सर मैं फैन रही हूँ क्राइम शोज की और क्राइम नॉवेल्स की। पिछले 8 साल से क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ और हर बार एक ही बात सामने आई है, जिस पर पुलिस का कम से कम शक होता है ना सर, वही होता है किलर। अभी भी संदिग्धों का फुटबॉल पास चल रहा है, लेकिन कोई गोल नजर नहीं आ रहा। और ये गोल जरूर किसी ऑफिस वाले ने स्कोर किया है। रागिनी ने मुकेश चंद का नाम लिया था। वो तो ऑफिस में सबका नाम लेती रहती है, गोल गोल बातें करती है। अजीब कैरेक्टर है उसका। यस सर।
मुझे भी थोड़ी ऑफ लगती है वो। राजीव दुबे, अगर राजीव दुबे ने ये औरतों वाली बात का खुलासा शुरुआत में किया होता तो हमारी थ्योरी क्या बनती? हम विवेक शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में से औरतों की लिस्ट बनाते, उनकी छटनी करते और फिर खबरियों के जरिए पता चलता कि विवेक के ऊपर इतना गुस्सा किसे था। लेकिन सर विवेक के फोन रिकॉर्ड में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। शायद वो फ़ोन पर रोमांस ना करता, फेस टू फेस करता हो, और फेस टू फेस सबसे ज़्यादा वो ऑफिस में होता था। गीता ने कबूल किया है कि 3 साल पहले उसका विवेक के साथ अफेयर था, लेकिन ये बात राजीव और निधि को नहीं पता। रागिनी ने किसी अफेयर से इनकार किया, लेकिन काजल का नाम लिया। तो काजल हो सकती है। अगर है तो फिर काफ़ी शातिर दिमाग की, इतनी शातिर कि विवेक को फंसाकर उसकी मौत के मुंह तक ले गए। सर मेरी काजल पे ये इन्फॉर्मेशन है कि वो यहाँ अकेली रहती है। ओरिजिनली वो जबलपुर से है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सिम कार्ड खरीदा गया हबीबगंज से और विवेक की कार लवारिस मिली हबीबगंज, तो हो सकता है कातिल का कोई कनेक्शन हबीबगंज से हो। वैसे इस रागिनी ने इंट्रोगेशन के दौरान एकदम से मुकेश चंद का नाम लिया। तो हबीबगंज में रहने वाले मुकेश चंद के किसी करीबी ने चुपके से मुकेश चंद के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया, फर्जी सिम कार्ड खरीदा जो ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ। तो मुकेश चंद का कोई करीबी इस कातिल की साजिश का हिस्सा हो सकता है, या शायद खुद कातिल। और इस मुकेश चंद की जानकारी में थी इस केस को खोलने की चाबी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज हम अक्सर मिटाते नहीं हैं, जबकि उनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है। अक्सर हमें पता तक नहीं होता कि हमारे सर्कल में वो कौन बंदा या बंदी है जिसने हमारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ली किसी काम से और किसी और ही जगह इस्तेमाल की। फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे कागजात का किसने गलत इस्तेमाल किया है। मुकेश चंद, कुछ तो याद करो, तुमने अपने कागजात कहाँ दिए थे, किसे दिए थे? राजीव दुबे, इसे जानते हो? नहीं। संजय शर्मा? नहीं। निधि शर्मा? नहीं। रागिनी, काजल, गीता, इनमें से किसी को? नहीं सर, मैं इन लोगों को नहीं जानता, किसी को भी नहीं। आशीष? नहीं सर। मुकेश चंद, इनमें से किसी को भी नहीं जानते? ये तो आदित्य है सर, मेरा पड़ोसी है। इसने? सर, इस रागिनी ने तुक्के में मुकेश चंद का नाम उछाला था और हमने कैच कर लिया। इस आदित्य को पार्टनर, कोई साथीदार? सर एक नाम है, नीलेश कुमार। लिस्ट में से कॉल्स कई बार आते जाते रहे। इतना ही नहीं सर, कत्ल वाले दिन दोनों की फोन लोकेशंस उस फर्जी सिम कार्ड वाले फोन से मैच हुई। आने के लिए थैंक यू विवेक। अरे कोई नहीं। आओ आदित्य, बैठो। क्यों लाया गया मुझे यहाँ? बैठो। पहले बताओ। ओए, बैठ। अरे सर, आप पूछिए ना जो पूछना है। चल बैठ। बैठ। मिस काजल चौहान, आदित्य और नीलेश को धर लिया हमने। काजल? काजल ने करवाया? आई ऑलमोस्ट न्यू इट कि ये सब काजल ने किया है। लेकिन ये सब कब कैसे हो गया? रागिनी, तुम और क्या जानती हो सबके बारे में? मैं और कुछ नहीं जानती, बस मैंने गेस किया था कि ये सब शायद आदित्य और काजल ने किया होगा। काजल? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है।
काजल के बॉयफ्रेंड आदित्य और उसके साथ एक और बंदे को अरेस्ट किया है। कोई नीलेश है। काजल, आदित्य, नीलेश, तुम लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत कुछ है, पर तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जितनी जल्दी बोलोगे तुम लोगों के लिए उतना बेहतर होगा। विवेक शर्मा को तुम लोगों ने क्यों मार डाला? सर वो आदित्य मेरा दोस्त है, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। मर्डर में और कोई तरीका नहीं है क्या? जब तक विवेक जिंदा है मैं काजल को शादी के लिए नहीं मना पाऊंगा यार। लेकिन यार विवेक को मार देने से अच्छा और आसान उसे छोड़ देना है। और काजल उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर रही है? अरे वो उसे नहीं जाने दे रहा है यार। अबे यार शादीशुदा आदमी है, 19-20 साल का बेटा है उसका। बोलना काजल को धमकी देने के लिए कि वाइफ और बेटे को सब बता दूंगी। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। वो डरती है, उसे डर है कि विवेक उसे बर्बाद कर देगा। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं आदि, मैं चाहती हूँ अभी ये नहीं कर सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में क्यों हो काजल? वाई? क्योंकि वो है ऐसा, खतरनाक है वो। सबके सामने एक चेहरा है और पीछे कुछ और। मैं जब उससे पहली बार मिली थी मुझे उसका ये चेहरा दिखा ही नहीं, सिर्फ ये गुडी गुडी मास्क। मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनकी देखभाल में काफ़ी खर्चे थे। मेरे लिए वो जॉब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और विवेक मुझे सब कुछ ऑफर कर रहा था, सब कुछ। विवेक, तुम शादीशुदा हो। मेरी शादी बेमतलब की है, तुम जानती हो। 19 साल का बेटा है तुम्हारा। तो मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी भी तो है। ये सीरियस हो सकता है। होने तो किसी को पता लग सकता है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब हम दोनों के बीच में ही रहेगा, प्रॉमिस। मैं रिलेशनशिप में बंध गई थी विवेक के साथ। मुझे कोई आइडिया नहीं था हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है। या कम इन। हम आए दिन सेक्स के लिए मिलते और वो मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा था। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, बोनस, ऊपर से गिफ्ट्स। लेकिन हमारा रिश्ता उसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा था। विवेक, मुझसे शादी करोगे? तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इस बेड पर 3 साल पहले मैं नहीं, गीता हुआ करती थी। इस रिश्ते के बनने से पहले हमारी क्लियर कट बात हुई थी। मैंने कहा था सीरियस हो सकता है और तुमने कहा था होने दो। विवेक, अब मैं हूँ सीरियस तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं। सिर्फ ये 6x6 का बेड शेयर करना नहीं चाहती, मैं पूरा घर, पूरी जिंदगी शेयर करना चाहती हूँ। ये कभी नहीं होगा। तो आज तक इस कमरे में जो होता आया है वो भी अब कभी नहीं होगा। क्यों? कोई और है तुम्हारी लाइफ में? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं ऐसे कंटिन्यू करना नहीं चाहती। जहां हमारे रिश्ते की बाउंड्री 6x6 का बेड है और कुछ नहीं। कौन है वो? कौन है तुम्हारी लाइफ में? वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम उसके हाथों की कठपुतली बने जा रही हो। मैं ऑलरेडी कठपुतली हूँ आदित्य, और वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, ब्रेकअप चाहती हो? हाँ। तुम्हें याद है वो वीडियोस जो हम बनाते थे होटल रूम में, सेक्स वाले वीडियोस? वो ब्लैकमेल, धमकी दे रही हो मुझे विवेक? ना 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 ना, रियलिटी। तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत काजल। तुम जहां भी जाओगी ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और बर्बाद कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं विवेक, और याद रखो,
तुम्हारी भी एक वाइफ है, एक लड़का है। अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। बर्बाद? मुझे? तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है? चलो बताओ, कैसे किया जाएगा? अरे प्लान बताओ, कम ऑन। मैं कभी सोचती सीधे मिसेस शर्मा को मिलकर सब बता दूं, फिर सोचती नहीं कॉल करती हूँ। एक दो बारी मुझे लगा कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ सच बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। तुम मेरी वाइफ को बोलोगी हम दोनों के बारे में? वो एक पिद्दी सी लड़की के लिए अपनी शादी नहीं तोड़ेगी। स्मार्ट है वैसे वो। तुम अगर पुलिस के पास गई ना, मैं उन्हें खरीद लूंगा। वो भी स्मार्ट है। अब तुम्हें स्मार्टली सोचना है कि अगर मैंने वो वीडियोस वायरल किए, मेरा चेहरा तो ब्लर होगा, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखेगा करोड़ों लोगों को और दुनिया के हर कोने में। और तुम्हारा वो जो भी है ना, वो भी तो देखेगा। तुमने उसको वीडियोस बनाने ही क्यों दिए? मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मुझे वो ब्लैकमेल करेगा। उसके पास से वीडियोस वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, मार डालो साले को, खत्म कर दो उसे। उसके बाद हम शादी कर लेंगे, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अब बोल, उसको मारने के अलावा हम दोनों के पास और कोई चॉइस है? कोई प्लान बनाया है? सबसे पहले हमें विवेक को फंसाना होगा। उसे एक बहुत अच्छे बिजनेस प्रपोजल के साथ ललचाना होगा, और वो काम करोगे तुम। और एक बार वो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में घुस गया, मार देंगे। वो खेत जहाँ पे तुमने विवेक को दफनाया, कैसे हाथ लगा तुम्हारे? सर वो मैंने दिलवाया था। विवेक के मोबाइल पर वो वीडियोस मिले तुम लोगों को? हो गया। हाँ, लेकिन काजल, क्या? तुम दोनों की क्लिप्स नहीं थी उसके फोन में। सिम निकाल दिया इसमें से मैंने, एक बार चेक कर लो। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा था उसी के पास है क्लिप्स। हो सकता है उसने कहीं और सेव कर दी और इसमें से डिलीट कर दी। उस दिन से टेंशन में हूँ कि मर्डर के अलावा ये क्लिप्स कहीं लीक हुए तो। काजल, तुम्हें विवेक की पत्नी से बात करनी चाहिए थी, या फिर पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। समझदारी से तर्क पे तर्क नहीं कर पाई उस समय में, और उसने भी तो इतना बड़ा रिस्क लिया था। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं जिद नहीं कर रही थी शादी के लिए, बस उसके चंगुल से बाहर निकलकर आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। माना विवेक ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए तुम लोगों ने जो तरीका ढूंढा वो भी गलत था। एक ऐसा तरीका जिससे किसी का भला नहीं हो, ना तुम्हारा, ना तुम्हारा, और नीलेश, ना तुम्हारा। अब समझदारी से तर्क वितर्क करने का तो वक्त है नहीं। अब तुम लोगों ने जो किया है उस पर विचार करने का काफी वक्त मिलेगा। आदित्य सिंह, नीलेश कुमार और काजल चौहान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। विवेक की पत्नी यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसके पति का एक ऐसा चेहरा भी था जिसकी झलक तक उसे कभी नहीं दिखी। जहां निधि का रोना यह है कि काजल को उससे मिलकर सारा खुलासा कर देना चाहिए था, वहीं काजल भी दिल ही दिल में इसी बात को लेकर रो रही है। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कह गए थे कि इंतकाम के रास्ते पर निकलने से पहले 2 कब्रें खोद लेना। एक खुद के लिए भी। लगभग हर जुर्म जो रोशनी में आता है उन सभी में एक बात कॉमन होती है, और वो है कि आरोपियों की समझदारी से तर्क वितर्क करने की बुद्धि बंद पड़ जाती है और परिणामों के बारे में सोचे बिना वो जुर्म के दलदल में कूद पड़ते हैं।
उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि उनकी वजह से न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। जिन जिन केसेस में साधारण लोग शामिल होते हैं, उनमें एक बात तो साफ नजर आती है कि उस जुर्म को करने से पहले उनके पास विकल्प था। जिस जुर्म को उन्होंने अंजाम दिया उसे आसानी से नहीं, चाहे मुश्किल से ही सही, पर रोका तो जरूर जा सकता था। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी हों, पर यह ना सोचें कि तर्क वितर्क की सोच, कॉमन सेंस की सोच, इंसानियत की सोच कभी बेकार जाएगी। कोई भी हालात हम पर इतने हावी नहीं होने चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी सूरत में हमें दिमागी शांति की लकीर पार नहीं करनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।